हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईडेटिक ईडीयू। ये हमारा हिस्ट्री का वीडियो है जिसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 600 बीसी को डिस्कस किया है। ये हमारा पहला क्लास है जिसमें हम लोग पूरा पाषाण संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पूरा पाषाण शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, जिसका पहला है हमारा प्लायोस जिसका अर्थ है पुराना और दूसरा है लिथोस जिसका अर्थ है पत्थर। अगर हम लोग पूरा पाषाण जो शब्द है अगर इसके को समझें तो ये हमारा दो शब्दों से बना है, दो ग्रीक शब्दों से बना है। पहला जो है हमारा वो है प्लायोस जिसका नाम है पुराना और लिथोस जिसका अर्थ होता है पत्थर। और इसका उपयोग पुराने पाषाण युग को इंगित करने के लिए किया जाता है। यह शब्द पुरातत्वविद जॉन लुबाक द्वारा 1865 में गढ़ा गया था। किसके द्वारा गढ़ा गया था? जॉन लुबाक। कब? 1865 में। और लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले के प्रागैतिहास की अवधि के लिए उपयोग किया जाता है, जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया था। 2.5 मिलियन वर्ष ये हमारा टाइम पीरियड है जिसमें मानव क्या थे? पत्थर के औजार बना रहे थे। होमो हैबिलिस से होमो सेपियन तक मनुष्यों का विकास एक लंबी प्रक्रिया है। जिन परिवर्तनों से विकास हुआ वे न केवल जैविक थे बल्कि सांस्कृतिक भी थे। अगर हम लोग मानव के विकास को समझें तो पहले मानव कैसे थे? हमारे होमो हैबिलिस और उसके बाद हुए होमो सेपियन। ये जो विकास का क्रम है ये बहुत ही लंबा है और अगर इसके कारणों को समझें तो ये केवल जैविक नहीं थे बल्कि सांस्कृतिक भी थे। प्रारंभिक मनुष्य के विकास में सांस्कृतिक परिवर्तनों की प्रमुख भूमिका है। अगर हम लोग मनुष्य के विकास को समझेंगे तो उसमें जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वो एक प्रमुख भूमिका रखता है। इस संदर्भ में जब हम सांस्कृतिक परिवर्तनों का उल्लेख करते हैं तो हम न केवल निर्मित पत्थर के औजारों का उल्लेख कर रहे हैं और वे समय के साथ कैसे विकसित हुए, बल्कि पर्यावरण में परिवर्तन और संसाधनों तक पहुंच का भी उल्लेख कर रहे हैं। अगर हम लोग सांस्कृतिक परिवर्तन के उल्लेख को समझें तो इसमें सिर्फ केवल निर्मित पत्थर के औजार का उल्लेख नहीं होगा। इसमें क्या होगा? कैसे उनका विकसित हुए, वो समय के साथ वो कैसे विकसित हुए और साथ में पर्यावरण और संसाधनों तक कैसे पहुंचे उसका भी उल्लेख हम लोग करेंगे। उत्तरार्ध में शिकार की रणनीति, संचार के तरीके, आग को नियंत्रित करने की क्षमता, उपकरण बनाना और संशोधित करना, निर्वाह, पैटर्न, दफन, पेंटिंग आदि शामिल है। अगर हम लोग स्टार्टिंग को समझें तो सबसे पहले आएगा शिकार की रणनीति, फिर कैसे वो आपस में संचार का माध्यम रखे हुए थे, संचार का तरीका क्या था वो, फिर उन्होंने आग को नियंत्रित कैसे किया, फिर उन्होंने क्या क्या उपकरण बनाए और उसमें क्या संशोधन किया, फिर कैसे वो निर्वाह हुए और पेंटिंग्स भी हम लोग को उस समय में दिखता है। ये सब शामिल है। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण संस्कृति 52 उत्पादित उपकरणों से निकटता से जुड़ा हुआ है। कितना से जुड़ा हुआ है? तो 52 उत्पादित उपकरणों से। प्रश्न इन उपकरणों के उपयोग का प्रश्न है, मतलब कैसे उपयोग करते थे इसका एक प्रश्न है। ये हमेशा
अवधि की निर्वाह रणनीति से जुड़ा हुआ है। हॉफर अर्थव्यवस्था के आधार का शिकार कर रहा था। यह विद्वानों के बीच बहस का मुद्दा रहा है। अब अगर विद्वानों की बात करें तो अर्थव्यवस्था का जो आधार है, क्या वो शिकार था? ये अभी बहस का मुद्दा है। क्या हम प्रारंभिक मनुष्यों को शिकारी या शिकारी संग्रहकर्ता या मैला ढोने वाले के रूप में नामित कर सकते हैं? ये भी एक प्रश्न है कि जो हमारा प्रारंभिक मनुष्य था वो क्या था? एक शिकारी था या एक शिकारी संग्रहकर्ता था या कुछ और था? यहाँ तक कि औजारों के साथ साथ जीवाश्म अभिलेखों के संदर्भ में मिले सबूतों के आधार पर भी हम भ्रम के लिंग विभाजन के बारे में बात कर सकते हैं। और जो उस टाइम में हम लोग को सबूत मिले हैं, जो जीवाश्म अभिलेख के और मिले हैं या औजार मिले हैं या जो भी सबूत मिले हैं, तो हम लोग क्या समझ सकते हैं? क्या ये लिंग विभाजन के बारे में बात कर सकते हैं? तो ये सब तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे अपने आगे के क्लास में। हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण समाज। उस समय समाज का जो स्ट्रक्चर था हमारा वो क्या था? बहुत लंबे समय तक शिकार परिकल्पना सबसे स्वीकृत सिद्धांत था। यानी हम लोग ये मान लिए थे कि वो ज्यादातर लोग क्या थे? हमारे शिकारी थे, जो शिकार के बारे में जीवन के एक तरीके के रूप में बात करता था और इसे एक पुरुष गतिविधि के रूप में समझा जाता है। और हम लोग ये भी मान लिए कि ज्यादातर जो शिकार में गतिविधि में कौन थे? तो वो पुरुष थे। शिकार को केंद्रीय आर्थिक खोज के रूप में चित्रित किया गया और यह माना जाता है कि पुरुषों ने भोजन के प्रावधान और साझाकरण को नियंत्रित किया था। अगर आर्थिक खोज को समझा जाए वो क्या था? हमारा शिकार था। और ये भी माना जाता है कि पुरुषों ने भोजन के प्रावधान और साझाकरण को नियंत्रित किया था। यह माना जाता है कि पुरुषों के नेता और प्रभारी थे और महिलाओं और बच्चों पर भी हावी थे। यानी कि उस समय का भी समाज क्या था? वो पुरुष प्रधान समाज था। यह माना गया कि महिलाएं उनकी प्रजनन क्षमताओं के कारण माताओं और देखभाल करने वालों के रूप में कार्य करने तक सीमित थी। जिस तरह से उस समय भी जैसे आज की महिलाएं या पुराने जमाने की जो भी महिलाएं थी तो घर का काम कर रही थी, उस समय भी यही माना गया। जिनके आधार क्षेत्र से परे उनके आंदोलन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरी ओर पुरुषों ने शिकार की जिम्मेदारी ली और भोजन को आधार पर लाया। तो उस समय का समाज भी हमारा पुरुष प्रधान था, जिसमें समाज में पुरुष का काम था शिकार करना और महिलाएं जो है वो घर पर बच्चों का देखभाल करती थी, बुजुर्गों का देखभाल करती थी। रिचर्ड बिली और आई देओर 1968 में मैन द हंटर की अवधारणा के साथ एक संगोष्ठी में शुरू किया और बाद में उसी की पुस्तक शीर्षक की। लैंगिक ध्रुवीकरण पर आधारित इन सिद्धांतों को नैन्सी टानर, ए जिंगलमैन 1978 और अन्य जैसे विद्वानों के एक समूह द्वारा कड़ी आलोचना की गई है, जो प्रागैतिहासिक समाजों में श्रम के लिंग विभाजन की धारणा का खंडन करते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग थे जैसे नैन्सी टानर, जिंगलमैन और अन्य विद्वान, उन्होंने इसकी आलोचना की है, लिंग विभाजन की धारणा की आलोचना की है। ये विद्वान शिकार को प्रकृति में अवसरवादी समझते हैं। तो इनका मानना है कि जो शिकार करने की है वो अवसरवादी है। उनके अनुसार कच्चे उपकरण और उनके कार्यों से पता चलता है शिकार करना प्रारंभिक मनुष्यों की मुख्य आर्थिक गतिविधि नहीं थी। उनके अनुसार यह माना गया कि जो प्रारंभिक आर्थिक गतिविधि वो शिकार नहीं था, बल्कि वो क्या था? वो मेला ढोने वाले थे। तो विद्वान इस धारणा पर सवाल उठाते हैं कि सभी महिलाएं मां थी, तर्क देते हैं कि
श्रम विभाजन के आधार पर बच्चा पैदा करने की धारणा भ्रामक है। कई नृवंश विज्ञान अध्ययनों से पता चलता है कि शुरुआती समय में महिलाओं ने उपकरण निर्माता के रूप में काम किया। ऐसे भी अध्ययनों से पता चला है कि उस समय में महिलाएं उपकरण निर्माता के रूप में काम करती थी। उदाहरण के लिए जोहान गैरो, कैथरीन डब्ल्यू आर्थर 2010 में नारीवादी पुरातत्व में अग्रणी का तर्क है कि प्रागैतिहास में महिलाएं टूल मेकर रही होंगी क्योंकि उन्हें कई कार्यों को करने के लिए फ्लैक्स की आवश्यकता थी। नृवंश विज्ञान संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश चारागाह समाजों में महिलाओं ने खाद्य उत्पादन प्रक्रियाओं में बड़े हिस्से का योगदान दिया। इसके अलावा कई समाजों में महिलाएं अकेले और पुरुषों के साथ शिकार करने जाती थी। एक तरह से फॉर्जिंग प्रागैतिहासिक समाजों में श्रम के लिंग विभाजन की धारणा को चुनौती देता है। कुछ विद्वानों का तर्क है महिलाएं टूल मेकर का काम करती थी और पुरुषों के साथ शिकार में भी जाती थी।